हम लोग इंडिया के लैंडमार्क जजमेंट के बारे में देखेंगे, इम्पोर्टेंट केसेस के बारे में देखेंगे। ये यूपीएससी, स्टेट पीसीएस में बहुत इम्पोर्टेंट है और ये अदर एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। हर साल किसी न किसी एग्ज़ाम में यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले देखते हैं ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस। इसमें क्या हुआ था ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस? तो ए.के. गोपालन एक कम्युनिस्ट लीडर थे। इनको डिटेन किया गया था कब? 1950 में। कब? ये 1950 में इन्हें डिटेन किया गया था। तो इन्हें किस एक्ट के तहत डिटेन किया गया था? तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के तहत इन्हें डिटेन किया गया था। तो इस डिटेंशन के अगेंस्ट इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन डाला। ये रिट पिटीशन का नाम क्या है? हाबियस कॉर्पस। क्या? हाबियस कॉर्पस। अब इसके लिए डिटेल में वीडियो हमारे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं, रिट पिटीशन पे बना हुआ है। हम लोग इसमें देखते हैं। तो ये रिट पिटीशन क्या है? रिट पिटीशन है कि किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया को फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाएँगे तो उसके लिए अलग-अलग आर्टिकल्स हैं। तो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 226 है। तो आर्टिकल 32-32 में क्या बोला गया है कि कोई भी सिटीज़न ऑफ इंडिया डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये सुप्रीम कोर्ट किस-किस चीज़ के लिए देखेगी? तो सिर्फ़ फंडामेंटल राइट के लिए देखेगी। अगर हम देखते हैं आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के लिए कोई भी सिटीजन हाई कोर्ट में जा सकती है। तो हाई कोर्ट किस-किस चीज़ के लिए देखेगी? तो इसके पावर थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो फंडामेंटल राइट और प्लस अदर पर्पस के लिए भी देख सकती है हाई कोर्ट। अब इसमें क्या है कि हाई कोर्ट के पास एक और ज़्यादा पावर है। ये अपने टेरिटरी के बियॉन्ड भी जा सकता है। मतलब कि अगर आप देखेंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट का अगर केस है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट का केस है, तो ये जाके तमिलनाडु हाई कोर्ट में भी वहाँ पे भी रिट पिटीशन डाल सकता है कोई सिटीज़न, ठीक है? लेकिन वही अगर आर्टिकल 32 में हम देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को पावर है सिर्फ़ अपने टेरिटरी के अंदर ही, अपने जुरिसडिक्शन के अंदर ही इस रिट पिटीशन की सुनवाई करेगा, ठीक है? तो हम लोग फिर आ जाते हैं ए.के. गोपालन केस पे। तो इन्होंने क्या डाला था? हाबियस कॉर्पस। तो हैबियस कॉर्पस कब डाला जाता है? ये भी आपको बता ही देता हूँ। हालाँकि आप जाके हमारे चैनल पे डिटेल में वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो हैबियस कॉर्पस कब डाला जाता है? कि किसी के अरेस्ट के लीगैलिटी को पता करने के लिए हाबियस कॉर्पस डाला जाता है। किस चीज़ के लिए? अरेस्ट के लीगैलिटी को पता करने के लिए। तो इन्होंने इस केस में क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि आर्टिकल 13, 19, 21 और 22 के तहत मेरी डिटेंशन जो है वो इलीगल हुआ है। क्या? डिटेंशन इलीगल हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या कहा था यहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी जो डिटेंशन है कोई इलीगल नहीं है, ठीक है? यहाँ पे आगे हम लोग जाके आगे देखेंगे, बहुत डिटेल में इसमें दिया हुआ है नेक्स्ट केस में, लेकिन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे क्या जजमेंट था। तो बोला कि कोई इलीगल डिटेंशन नहीं है आपका, लेकिन यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट ने एक नैरो व्यू दिया था। क्या दिया था? एक नैरो व्यू दिया था। अब जब आया है तो हम लोग देख लेते हैं कि आर्टिकल 21 में क्या है। तो राइट टू लाइफ, लिबर्टी, एक्सेप्ट प्रोसीजर और लॉ है, ठीक है? आर्टिकल 21 में क्या है? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। लेकिन वही अगर आप देखेंगे कि 22 में क्या है? 22 में है कि आपकी डिटेंशन जो है वो लीगल हुआ है कि नहीं, आपको मजिस्ट्रेट के पास प्रेज़ेंट किया गया है कि नहीं, तो ये सब है। तो यही इनको बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला था कि आपको टाइम पे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है, तो आपका इलीगल डिटेंशन कहाँ से है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो ये भी है स्टेट ऑफ मद्रास केस, ठीक है? ये भी 1950 में ही हुआ था। इसमें नाम चेंज हुआ है। कौन है ये? रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस। तो इसमें क्या केस था? तो ये भी एक कम्युनिस्ट लीडर थे। तो कम्युनिस्ट लीडर थे तो ये क्या करते थे कि नेहरू के अगेंस्ट उनके पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करते थे। एक मैगज़ीन निकालते थे, उस मैगज़ीन का नाम था क्रॉस रोड्स। क्या? क्रॉस रोड्स उस मैगज़ीन
तो इसी क्रॉस रोड्स मैगजीन के तहत इसमें ये क्या लिखते थे कि क्रिटिसाइज करते थे नेहरू के पॉलिसीज को। ऑब्वियस सी बात है, उस वक्त कांग्रेस की ही गवर्नमेंट थी, नेहरू की ही गवर्नमेंट थी वहां पे भी। तो मद्रास में क्या किया गया कि इस मैगजीन को बंद कर दिया गया, इसके पब्लिकेशन को भी बंद कर दिया गया, सर्कुलेशन को भी बंद कर दिया गया। और ये किस एक्ट के तहत ये बंद किया गया? बोला गया यहाँ पे कि मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक अंडर एक्ट सेक्शन 9 सेक्शन 9(1)(a) के तहत ये बंद किया जा रहा है। ठीक है? तो अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या था, वो आपको बता देता हूं मैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डायरेक्टली कोई भी पर्सन सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। पहली बात तो ये है, अगर उनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे वायलेशन हो रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि आर्टिकल ये जो है आपको 9(1)(a) क्या 9(1)(a) जो सेक्शन है, तो ये सेक्शन वायलेट करता है क्या चीज का? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, किसी भी सिटीजन का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। और फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 19(1)(a) जो है, इसके तहत आप देखेंगे तो कोई भी जो पर्सन है वो मैगजीन निकाल सकता है, उसमें गवर्नमेंट के पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर सकता है, उसको सर्कुलेट कर सकता है। क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच में फ्रीडम ऑफ आइडियाज़ है, इंक्लूड है इसमें। आइडियाज़ का मतलब होता है कि कोई भी लिख सकता है, सर्कुलेट कर सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का क्या हो गया कि सेक्शन 9(a) जो है ये वायलेट करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को। और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अलाउ करता है किसमें? आर्टिकल 19(1)(a) में। क्या अलाउ करता है? जो आपको मैंने बताया कि इसमें इनको प्रेस किसी भी ये अपने आइडियाज़ को व्यक्त कर सकते हैं, सर्कुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1951 1951। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट शुरू होता है, यहाँ से गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट की राइवलरी स्टार्ट होती है कि मैं बड़ा तो मैं बड़ा, कभी गवर्नमेंट बड़ी तो कभी सुप्रीम कोर्ट अपना वर्चस्व दिखाता था। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1951। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था। इसको और किस नाम से जानते हैं? तो लैंड रिफॉर्म केस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है? तो इसमें क्या हुआ था? इसमें मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं ये लैंड रिफॉर्म केस इंडिपेंडेंट के जस्ट बाद आया था। कब? 1951 में आया था। ठीक है? लेकिन इसमें बहुत सारे जमींदार क्या थे? वो कोर्ट गए। अच्छा, ये लैंड रिफॉर्म पहले देख लेते कि लैंड रिफॉर्म था क्या? इसमें जमींदारी सिस्टम को खत्म करके और क्या किया गया था कि जमींदारी सिस्टम खत्म करने की ही बात की गई थी और लैंडलेस लोगों को जमीन को डिस्ट्रीब्यूट करना था। जिनके पास जमीन नहीं था उनको जमीन देने की बात की गई थी। तब आर्टिकल 31 जो था वो वैलिड था, राइट टू प्रॉपर्टी था तब। ठीक है? तो ये जो जमींदार थे वो कोर्ट गए और जाके बोले कि आर्टिकल 31 के तहत मुझे राइट टू प्रॉपर्टी है और गवर्नमेंट राइट टू प्रॉपर्टी मेरी खत्म कर रही है। और इस वक्त गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। क्या था कि कोई भी गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट स्टेप लेना चाहती तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आ जाती थी। यहाँ पर भी वही हुआ था। ठीक है? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के वर्चस्व को ही खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट ला दिया। उस अमेंडमेंट का क्या नाम है? पहला अमेंडमेंट कर दिया, फर्स्ट अमेंडमेंट, जो कि 9th शेड्यूल के नाम से भी जाना जाता है। तो 9th शेड्यूल में ऐड कर दिया गया इसको। ठीक है? और 2 आर्टिकल इसमें ऐड किया। कौन सा? आर्टिकल 31(a) और कौन सा? आर्टिकल 31(b). गवर्नमेंट ने ये आर्टिकल ऐड किया इसमें। और क्या बोला इसमें कि जो भी लॉ शेड्यूल 9 के अंदर आएगा, जो भी लॉ शेड्यूल 9 के अंदर आएगा, उसको सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है। किसने बोला ये? ये गवर्नमेंट ने बोला। क्यों बोला? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वर्चस्व ही खत्म करना चाहती थी। जैसा कि आप लोगों को पता था कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट मजा ले रही थी, सुप्रीम कोर्ट का वर्चस्व था। लेकिन अभी इस अमेंडमेंट के बाद गवर्नमेंट मजा लेने लगी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी क्या हुआ? मजबूर हो गया।
तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि गवर्नमेंट कोई भी लॉ अमेंड कर सकती है, पास कर सकती है। अब यहाँ पे एक चीज और बोला, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। शंकरी प्रसाद में क्या बोला गया कि इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, गवर्नमेंट कुछ भी अमेंड कर सकती है, गवर्नमेंट को पावर है ये। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं हम कि इसमें आर्टिकल जो था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आर्टिकल 31A और 31B ये दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, ये वायलेशन नहीं कर रहे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसलिए फर्स्ट अमेंडमेंट सक्सेस हुआ 1951 में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं बैरूबारी केस 1960। इसमें क्या हुआ था, बैरूबारी केस का देख लेते हैं हम। एक बैरूबारी गांव है, ठीक है, और ये गांव कहाँ है, इंडिया में था तब भी, और अभी भी इंडिया में है, तो इसका कहानी मैं बताऊंगा ये। तो तब था ये इंडिया के वेस्ट बंगाल में, ठीक है, और पाकिस्तान इस पे हमेशा क्लेम करता था। क्या, पाकिस्तान हमेशा क्लेम करता था, तो इंडिया भी राजी हो गया। अब ये बैरूबरी कैसे था पाकिस्तान में, तब होता था ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान मतलब जो अभी पाकिस्तान है, ईस्ट पाकिस्तान मतलब तब बांग्लादेश। आपको पता ही है क्या हाल था, दोनों तरफ पाकिस्तान, तो अभी तो एक ही तरफ से बम फोड़ता है, तब दोनों तरफ से फोड़ता था। तो इंदिरा गांधी का कमाल है कि उन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कराया। तो यहाँ पे ये बेरूबरी गांव जो है ईस्ट पाकिस्तान को सौंप दिया गया। तो ये जैसे इसका अनाउंसमेंट हुआ, सुप्रीम कोर्ट आया बीच में और बोला कि ये आप नहीं दे सकते, ठीक है, ये आपके अंदर नहीं आता है। अब ये किस आर्टिकल के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही थी इनको, आर्टिकल 3 आपको पता है क्या, आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 में क्या मेंशन्ड है कि पार्लियामेंट है तो स्टेट के बाउंड्री, स्टेट को रिफॉर्म कर सकती है, ठीक है, स्टेट नया बना सकती है, बाउंड्री को उसके सेटअप कर सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या था कि यहाँ एक कंट्री दूसरे कंट्री को अपना लैंड दे रही थी, जमीन दे रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आपके पावर के बियॉन्ड है, ये आप नहीं दे सकते। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या था, ये किस एग्रीमेंट के तहत हम अपना लैंड जो बैरूबेरी गांव है वो पाकिस्तान को सौंप रहे थे। तो यहाँ पे एक एग्रीमेंट हुआ था, कौन सा, नेहरू नू एग्रीमेंट। तो उस वक्त पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर थे फिरोज खान नू। कौन, फिरोज खान नू थे। इंडिया के कौन थे, आपको पता ही है, जवाहरलाल नेहरू साहब, ठीक है। तो इसी एग्रीमेंट में इसको बोलते हैं जवाहर नू एग्रीमेंट, ठीक है। इसी एग्रीमेंट के तहत ये लैंड दिया जा रहा था पाकिस्तान को। लेकिन गवर्नमेंट तो सर्वोपरि है, आपको पता ही है। तो गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट लाया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बाद गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट लाया। और जैसा कि आपको पहले मैंने बताया था कि 9th अमेंडमेंट में जो भी चीज़ें चली जाती थी उसके बाद उसको अमेंड नहीं किया जा सकता था, ये गवर्नमेंट ने किया था, ठीक है। तो ये 9th अमेंडमेंट के तहत बेरूबरी गांव को सौंप दिया गया, किसको, पाकिस्तान को। लेकिन अगर किसी ने दे दिया पाकिस्तान को तो हम लोग उसको ले आने में भी माहिर हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखें इसमें कि 1974 में बेरूबरी वापस आ गया। अब ये कैसे आया, इसका कहानी भी आपको बता देता हूं। इसका कहानी ये है कि एक अकॉर्ड हुआ था, क्या, इंदिरा मुजीब अकॉर्ड हुआ था, इंदिरा मुजीब अकॉर्ड हुआ था। इसके तहत क्या हुआ था कि बेरूबरी गांव को बांग्लादेश ने फिर से इंडिया को ये सौंप दिया, ठीक है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत सारा चीज है, जैसे कि नेहरू न्यू अग्रीमेंट है, बहुत बार पूछा हुआ यूपीएससी में भी, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा हुआ था एक बार कि प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल, तो सुप्रीम कोर्ट ने कब बोला था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है और इसको अमेंड नहीं कर सकती पार्लियामेंट, कब बोला था ये चीज। तो ये इसी बेरूबरी केस में 1960 में ही बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है, और इसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब केस। ये भी किसके लिए था, तो ये भी लैंड के लिए होगा।
गोलकनाथ जी के फैमिली के पास 500 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन था, ठीक है? और गवर्नमेंट ने लैंड लिमिटेशन एक्ट के तहत क्या किया, इनके ज़मीन बोला कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट एक पर्टिकुलर हिस्सा ही रख सकते हैं, बाकी को आपको गवर्नमेंट को देना होगा, गवर्नमेंट का है। तो यहाँ पे देखते हैं कि लैंड लिमिटेशन एक्ट है, जिसे पंजाब सिक्योरिटी एक्ट भी बोलते हैं। क्या? पंजाब सिक्योरिटी लैंड टेन्योर एक्ट, लैंड टेन्योर एक्ट भी बोलते हैं, ठीक है? अब इसके तहत क्या हुआ कि पर्टिकुलर फैमिली के पास लैंड आपको एक लिमिट अमाउंट में ही होना चाहिए, ठीक है? इसके तहत गोलकनाथ जी कहाँ पे जाएँगे? इनके फैमिली को गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर जैसे ही आता है, तो ये कोर्ट भागेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे फिर से 9th अमेंडमेंट यहाँ पे आपको सॉरी 9th शेड्यूल आ जाएगा, ठीक है? 9th शेड्यूल आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। जैसा कि आपको पहले मैंने बताया था कि लॉ कोई भी 9th शेड्यूल के अंदर आ जाता था, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते थे, ठीक है? यहाँ पे क्या था? 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, ठीक है? इसी एक्ट को चैलेंज किए थे कौन? गोलकनाथ जी ने। तो इसमें क्या इन्होंने चैलेंज किया? ये 1964 में हुआ था, जो 17th अमेंडमेंट एक्ट है, कब हुआ था? 17th अमेंडमेंट एक्ट 1964 में हुआ था, ठीक है? इसमें क्या किया गया था? तो लैंड रिफॉर्म सर्टेन स्टेट में किया गया था। तो इसके तहत यहाँ पे भी क्या किया गया पंजाब में, गोलकनाथ जी के फैमिली का जैसे लैंड लिया गया, तो इन्होंने इसको चैलेंज कर तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या किया, शंकरी प्रसाद जो जजमेंट दिया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू किया, चेंज किया अपने जजमेंट को, ठीक है? इसमें क्या बोला था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आपको पता है कि शंकरी प्रसाद केस में क्या बोला गया था कि पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकती है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। लेकिन यहाँ गोलकनाथ केस में क्या बोलती है सुप्रीम कोर्ट, कहती है कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या है? तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है कि कब फंडामेंटल राइट को बोला गया और कब नहीं बोला गया। तो शंकरी प्रसाद में बोला गया था कि फंडामेंटल राइट को भी पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है। लेकिन वही जैसे गोलकनाथ में हम आएँगे, तो गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट को आप अमेंड नहीं कर सकते, इसके बेसिक राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते। अब यहाँ पे फंडामेंटल राइट के अमेंडमेंट नहीं होने के बाद कह के एक और चीज़ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। तो क्या बोला था कि यहाँ पे आर्टिकल 13 के तहत क्या होगा, ऑर्डिनरी लॉ ही कहलाएगा। अगर कोई भी लॉ ऐड किया जाता है, तो आर्टिकल 13 मतलब कि 13 के अंदर ऑर्डिनरी बिल ही कहलाएगा। नेक्स्ट हम लोग लैंडमार्क जजमेंट देख लेते हैं किसका, केशवानंद भारती केस को देखते हैं। तो ये केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1973, ठीक है, इस नाम से जानते हैं। तो केशवानंद भारती कौन थे? तो ये एडनिर मठ है, उसके क्या थे, ये हेड थे, ठीक है। इन्होंने चैलेंज किया था कि केरला गवर्नमेंट जो है वो इनके मठ का राइट टू प्रॉपर्टी और मैनेजमेंट में रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, इनको इनके हिसाब से इनके प्रॉपर्टी पर काम नहीं करने दे रही है। इस केस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें सामने आई थी और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस को रिव्यू किया था। क्या किया था? गोलकनाथ केस को रिव्यू किया था। तो हम लोग फटाफट यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। शंकरी प्रसाद केस देखते हैं। क्या चीज? शंकरी प्रसाद, ठीक है। शंकरी प्रसाद हो गए। उसके बाद एक और कौन थे यहाँ पे? आपको पता ही है, गोलकनाथ हो गए, ठीक है। गोलकनाथ केस हो गए। और तीसरा कौन से हो गए? केशवानंद भारती। तो शंकरी प्रसाद में क्या बोला गया था? फंडामेंटल राइट को भी पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, ठीक है। और उसके बाद शंकरी प्रसाद में क्या बोला था कि फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती है। लेकिन गोलकनाथ में क्या इन दोनों के बीच का रास्ता निकाला? क्या बोला गोलकनाथ में कि सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट भी अमेंड कर सकती है, लेकिन यहाँ पे लेकिन क्या लगा दिया, इसके बेसिक स्ट्रक्चर को टच किए बिना अमेंड करेगी, ठीक है। फंडामेंटल राइट के बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं कर सकती है पार्लियामेंट, बाकी ये अमेंड कर सकती है।
अब इसमें बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? ये मेंस में एग्जाम्पल वगैरह में पूछे जाते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी कई ग्रुप मिलके हिंदू राष्ट्र का डिमांड कर रहे हैं। क्या चीज़? हिंदू राष्ट्र का डिमांड कर रहे हैं। तो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स में क्या है? सेकुलर, क्या है? सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, आपको पता ही है ये चीज़। तो यहाँ पे ये चीज़ को हम अमेंड नहीं कर सकते, ठीक है? इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे क्या? इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसको हम अमेंड करके प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं बना सकते हैं। ये सब क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस 1975। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लैंडमार्क जजमेंट इसमें भी हुआ था। तो इसमें क्या बोला गया था? तो राजनारायण जी इंदिरा जी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ती हैं। कहाँ पे ये लड़ेंगी? आपको पता ही है, रायबरेली में, ठीक है? यहाँ पे ये इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन फाइनली राजनारायण जी ये इलेक्शन हार जाते हैं, ठीक है? और हारने के बाद ये क्या जाते हैं कि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाते हैं और वहाँ पे केस करते हैं, बोलते हैं ये कि इंदिरा जी ने अपने मशीनरी का यूज करके इलेक्शन को मैनिपुलेट किया है, मिसयूज किया है अपने मशीनरी का, और इलेक्शन धोखे से जीती हैं। इस केस के होने के बाद 12 जून 1975 को इंदिरा जी को कोर्ट ने गिल्टी माना और इनको क्या हुआ कि समन किया, कोर्ट में बुलाया और इन्हें कहा, पनिश किया इनको। क्या पनिश किया? कि इंदिरा जी अब पीएम नहीं रह सकती हैं। क्या? पीएम नहीं रहेंगी ये। और एक चीज़ और पनिश किया इनको कि ये 6 साल तक अब ये इलेक्शन भी नहीं लड़ सकती हैं। ठीक है? लेकिन आपको पता ही है कि पॉलिटिशियन मानते कहाँ हैं, और वो भी इंदिरा जी हैं तो, ठीक है? ये जाती हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में उस वक़्त छुट्टियाँ चल रही थी, ठीक है? हॉलिडेज़ चल रहे थे। तो छुट्टियों में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि उस वक़्त हाई कोर्ट के इस जजमेंट को कंडीशनल स्टे लगा दिया कुछ दिनों के लिए, ठीक है? जब तक कि छुट्टी नहीं हो जाती है। फिर 25 जनवरी 1975 को इंटरनल डिस्टरबेंस की वजह से क्या लगा दिया जाता है? इमरजेंसी। उस वक़्त प्रेसिडेंट कौन थे? तो प्रेसिडेंट थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। तो इंदिरा जी प्रेसिडेंट को कह के इमरजेंसी लगवा देती हैं इंटरनल डिस्टरबेंस का हवाला देके। अब देखिए इंदिरा जी की चालाकी। तो यहाँ पे क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट जैसे ही छुट्टी खत्म होने को थी 11 अगस्त को, ठीक है? 11 अगस्त 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने इनको बुलाया था कोर्ट में। उसके 1 दिन पहले इन्होंने क्या किया? 10th अगस्त को, 10th अगस्त 1975 को इन्होंने एक अमेंडमेंट लाया। उस अमेंडमेंट, कौन सा अमेंडमेंट था? 39, मतलब कि 39वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था ये। इसमें एक आर्टिकल डाला इन्होंने। कौन सा आर्टिकल था? तो आर्टिकल 329 इंसर्ट हुआ। आर्टिकल 329 ए इंसर्ट किया गया, ठीक है? और इस आर्टिकल में गवर्नमेंट ने क्या कहा उस वक्त कि प्रेसिडेंट, पीएम, ठीक है? उसके बाद से आपको लोकसभा के स्पीकर और कौन हो जाएंगे? वाइस प्रेसिडेंट हो गए। तो अब इन लोगों के इलेक्शन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकती है। इन लोगों के इलेक्शन को खारिज सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती है और इनके इलेक्शन को रद्द भी नहीं कर सकती है। उसके बाद आती है सुप्रीम कोर्ट। तो अब यहाँ पे आता है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 329 ए जो है, क्लॉज 4, ठीक है? तो ये जो आपने इंसर्ट किया है इसमें, ये इनवैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है, ये वैलिड नहीं है, ठीक है? ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान है, ठीक है? इसका क्लॉज हम खत्म कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका क्लॉज को हम खत्म कर रहे हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस का याद दिलाता है गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को, और कहता है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978। तो इसका हम डिटेल में देख लेते। इस केस में क्या हुआ था कि 1977 में, 1977 में पासपोर्ट ऑफिस ने मेनका गांधी जी को ये बोलता है कि आप अपना पासपोर्ट सरेंडर करें। किसके ऑर्डर पे बोलता है?
तो ये बोलता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑर्डर पे, किसके? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑर्डर पे बोलता है कि आप अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दीजिए। अब पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए एक वैलिड रीज़न देना ज़रूरी होता है, तो यहाँ पे कोई वैलिड रीज़न नहीं दिया गया, ठीक है? तो इस केस में क्या आता है कि क्या इन्हें फॉरेन जाने से रोकना आर्टिकल 21 के राइट टू पर्सनल लिबर्टी का राइट टू पर्सनल लिबर्टी का हनन है, इसके खिलाफ है, ठीक है? अब इसमें एक चीज़ और बोला गया इस केस में कि पूछा गया कि क्या राइट टू गो टू अब्रॉड आपको पर्सनल लिबर्टी के अंदर आता है कि नहीं, आर्टिकल 21 के अंदर आता है कि नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या बोला कि राइट टू पर्सनल लिबर्टी जो है वो आता है, ठीक है? आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू गो टू अब्रॉड एक पर्सनल लिबर्टी है और वो कोई भी पर्सन जा सकता है, ठीक है? और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सुप्रीम कोर्ट करती है, ए.के. गोपालन का जो केस होता है, ए.के. गोपालन के केस में जुडिशियल रिव्यू होता है, यहाँ पे अपने जजमेंट को रिव्यू करता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है यहाँ पे कि अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है? और उस व्यक्ति को लॉ को अगर कोई लॉ बनाया गया है और वो आपके पर्सनल लिबर्टी को छीनता है और वहाँ देखा जाता है कि वो लॉ जस्ट है, फेयर है, रीज़नेबल है, तो यहाँ पर केस सिर्फ़ प्रेशर पे नहीं देखा जाना चाहिए। ए.के. गोपालन में सिर्फ़ प्रेशर को देखा गया था, जजमेंट दे दिया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मिनरवा माइल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो मिनरवा माइल्स क्या था, ये आपको मिल्स पता ही है। क्या? मिनरवा मिल्स। तो ये क्या था, 1980 में हुआ था। तो यहाँ पे क्या किया था, तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने इस मिल को बोला गया था कि ये मिल अब डिफेम हो चुका है, ठीक है? ये मिल नेशनलाइज़ होगा, क्या होगा? नेशनलाइज़ होगा। तो इसके जो असली ओनर थे, तो ये इसको इसके असली ओनर जो जाके कोर्ट में केस किए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो इन्होंने क्या किया, पहले तो इन्होंने नेशनलाइज़ेशन को चैलेंज किया। दूसरा इन्होंने क्या किया कि इन्होंने चैलेंज किया कि जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 हुआ था, यहाँ पे केशवानंद भारती केस को नलिफाई करने की कोशिश की गई थी, ठीक है? तो इसमें इन्होंने इस अमेंडमेंट को भी चैलेंज किया था, ठीक है? तो अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आएगा। अब इस जजमेंट में क्या हुआ, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में कुछ भी चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता था जो उसको हटा दिया, ठीक है? और सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को ये क्लियर कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन ही सर्वोपरि है, पार्लियामेंट से ऊपर है कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये भी, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1992। कब? 1992 में। तो इस केस में क्या हुआ था, मंडल कमीशन आपको पता है क्या हुआ था, मंडल कमीशन आया था, ठीक है? तो मंडल कमीशन के आने के बाद मंडल कमीशन में इसमें सजेस्ट किया गया था कि 27% रिजर्वेशन देने की बात की गई थी, रिकमेंडेशन किया गया था, ठीक है? इस रिजर्वेशन के बाद इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, दंगा हुआ, ठीक है? बहुत हंगामा हुआ। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन को चैलेंज किया गया कि कास्ट बेसिस पे रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, बहुत ब्यूटीफुल जजमेंट था। क्या बोला इसमें सुप्रीम कोर्ट ने? तो सबसे पहले बोला कि जो 27% रिजर्वेशन है, ये वैलिड है, ठीक है? अब इसमें दूसरा चीज़ क्या बोला, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन होंगे। क्या कंडीशन होंगे? इस इस रिजर्वेशन के क्या कंडीशन होंगे कि इसमें क्रीमी लेयर किया जाएगा। क्रीमी लेयर क्या था कि इसमें वो देखा जाएगा कि जो सक्षम है, जिनके पास पैसे हैं, इसमें क्राइटेरिया है जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसमें था कि क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन होगा, जिसके पास ठीक-ठाक पैसे हैं, वो इस रिजर्वेशन का फ़ायदा क्यों लेगा, ठीक है? दूसरा बोला गया कि जो एक बार जॉब में आ गया तो उसको प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि एससी-एसटी में प्रमोशन में भी रिजर्वेशन है, लेकिन ओबीसी में ये चीज़ नहीं दिया गया। और इसमें मेन इम्पोर्टेंट क्या बोला गया कि 50% एक्सीड नहीं होना चाहिए। 50% से ज़्यादा रिज़र्वेशन नहीं होनी चाहिए।
ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1994। इसमें क्या था? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये प्रेसिडेंट रूल पे है कि जब मर्जी प्रेसिडेंट क्या करते थे कि कहीं भी प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट में लगा देते थे। उसके बाद ही एक क्राइटेरिया आया कि लोकसभा प्लस राज्यसभा इन दोनों हाउसेस का सहमति लेना ज़रूरी है, दोनों से पास कराना ज़रूरी है बिल को। तो हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट क्या करते थे कि किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा सकते थे, ठीक है? तो एसआर बोमोई कौन थे? ये तब कर्नाटका के सीएम थे। कब थे? 1988 से 89 तक। ये एसआर बोमोई कर्नाटका के सीएम थे। तो आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट क्या किए? यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिए। तो अब ये क्या कोर्ट चले गए और जाके वहाँ पे पूछा कि क्या जब मर्जी प्रेसिडेंट को जब मन में आएगा बैठे हैं अभी उठ के चल दिए और बोले कि तुम्हारे यहाँ प्रेसिडेंट रूल है। आज इस स्टेट में कल उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल जब मर्जी लगा दें। तब सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आया। प्रेसिडेंट रूल जो है, प्रेसिडेंट का जो पावर है वो एब्सोल्यूट पावर नहीं है। एब्सोल्यूट पावर का क्या मतलब है कि जब मर्जी जो कर सकते हैं, ठीक है? अब जैसे आज मन किया कि इस स्टेट में लगा दिए तो ये नहीं कर सकते हैं। प्रेसिडेंट को यहाँ रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि प्रेसिडेंट को अप्रूवल लेना होगा, ठीक है? किससे लेना होगा? दोनों हाउसेस से, लोकसभा और राज्यसभा से। और अगर प्रेसिडेंट यहाँ पे किसी लेजिस्लेटिव असेंबली को भंग कर देते हैं, तो वहाँ पे 2 मंथ के अंदर इन दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस से पास कराना होगा। अदरवाइज़ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखना आपने। अदरवाइज़ 2 मंथ के बाद क्या होगा कि वो ऑलरेडी खत्म हो जाएगा, जो प्रेसिडेंट ने सस्पेंड किया है उस स्टेट को, तो ऑलरेडी खत्म हो जाएगा, ठीक है? और प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे कंटिन्यू नहीं होगा। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ठीक है? तो ये क्या था? बेसिकली ये आधार के लिए किया गया था, राइट टू प्राइवेसी के लिए किया गया था। तो पुट्टास्वामी कौन थे? तो ये रिटायर्ड जस्टिस है, ठीक है? इन्होंने आधार को बताया कि राइट टू प्राइवेसी को ये वायलेट करती है। क्या करती है? राइट टू प्राइवेसी को वायलेट कर रही है ये, ठीक है? अब इसमें एक नेक्स्ट चीज़ इन्होंने कोर्ट से पूछा कि क्या राइट टू प्राइवेसी जो है, राइट टू प्राइवेसी ये फंडामेंटल राइट के अंदर आता है कि नहीं आता है? तो अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखते हैं हम। और ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है, स्टेट पीसीएस में भी कई बार पूछा जा चुका है ये। तो इस जजमेंट पे बोला गया कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। पार्ट कौन-सा आता है? तो पार्ट 3 के अंदर आता है ये, राइट टू प्राइवेसी। ये पूछा गया है, पिछले साल ही पूछा था यूपीएससी प्री में। और राइट टू प्राइवेसी जो है ये आर्टिकल 21 में ही इंक्लूडेड है, ठीक है? जब ये आर्टिकल 21 में इंक्लूडेड है तो ये किस में आएगा? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में। कौन-सा? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में आएगा ये, ठीक है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर कर दिया। क्या कर दिया? कि ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। क्या नहीं है? एब्सोल्यूट राइट नहीं है ये। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी एक लिमिटेशंस है कि अगर कहीं पे ज़रूरत पड़ती है इस डेटा को यूज़ करने के लिए, ठीक है? तो वो डेटा यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि आपको ऑनलाइन फॉर्म ही भरना होता है। तो वहाँ पे पूछता है कि अलाउ आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कंडीशन के साथ राइट टू प्राइवेसी को दिया गया है। थैंक यू सो मच।